हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मतलब एक इंक्लाइंड सरफेस पे, रफ इंक्लाइंड सरफेस पे हम दो अलग अलग मटेरियल के ब्लॉक्स रखने वाले हैं, इसलिए उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा μ1 μ2 वो अलग अलग रहेगा। और देखने वाले हैं कि कौन किसको कितने एक्सेलरेशन से ढकलता है, क्या उनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो कितनी होती है और क्या सीन रहता है। उसके बाद हम उसके बीच में एक स्ट्रिंग भी, दो ब्लॉक्स के बीच में एक छोटा सा स्ट्रिंग भी कनेक्ट करने वाले हैं और वापस उस मोशन को वेरीफाई करके पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, यहाँ पे सब बताने से समझने तो वाला नहीं है, तो लेट्स डीप डाइव इनटू द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। जल्दी से हेडिंग दे दीजिए, ब्लॉक न्यूमेरिकल्स भी आप लिख सकते हो या फिर ब्लॉक्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ऐसा हेडिंग आप यहाँ पे दे सकते हो। चलिए अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो ब्लॉक कंसिडर कर लेता हूँ बेटा। ये हो जाएगा मेरा ब्लॉक नंबर 1, ये हो जाएगा मेरा ब्लॉक नंबर 2। इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है। और ये दोनों भी ब्लॉक है, ये सेम इंक्लाइंड सरफेस पे है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, क्लियर है। और दोनों ब्लॉक्स अलग अलग मटेरियल के हैं, इसलिए इनका सरफेस के साथ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी अलग अलग है, μ1 और μ2 अलग अलग है, ठीक है। अभी सीन ये है भाई साहब कि व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स अगर μ1 ग्रेटर देन μ2, μ1 इक्वल्स टू μ2 एंड μ2 ग्रेटर देन μ1। मतलब तीन सीन्स रहेंगे कि μ1 ज्यादा रहेगा μ2 से, दोनों सेम रहेंगे, या फिर μ2 बड़ा रहेगा μ1 से। तो तीनों सीन में क्या नॉर्मल रिएक्शन रहेगा और क्या ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन रहेगा, ये हमको दोनों सीन में क्या करना है बेटा, यहाँ पे वेरीफाई करके देखना है। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल, क्लियर है। μ1 μ2 अलग है, तो यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे टोटल। मैं ट्राई करूंगा कि एक ही ग्लांस में पूरा यहाँ पे आ जाए जितने भी केसेस है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे एक इंडिविजुअल ब्लॉक का फास्ट में रिकॉल कर लेते कि हमने एफबीडी कैसे बनाया था और उसका एक्सेलरेशन कैसे निकाला था। तो नीचे लग रहा था भाई साहब mg, नीचे क्या लग रहा था हमारा mg का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ mg, ये mg का कंपोनेंट हो जाएगा बेटा mg cos थीटा, और mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा mg sin थीटा। mg का एक कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम लिखेंगे n, और फ्रिक्शन तो लगेगा भाई साहब ऊपर, जो लग सकता है म्यू टाइम्स n। अब फास्ट में लिख लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। क्या होगी वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, एक सेकंड इससे हम इरेज कर देते। What is the value of normal reaction in this case? The value of normal reaction in this case will be n is equals to mg cos theta, mg cos theta. So what will be the value of frictional force, maximum frictional force? It is mu times normal reaction, मतलब लिखेंगे mu mg cos theta, mu mg cos theta। इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ लगने वाला है, ऊपर लगने वाला है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो कि ये जो एफ मैक्स की वैल्यू है, अगर ये ज़्यादा है, एफ मैक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है mg sin थीटा से, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक नीचे आएगा ही नहीं, और जितना ये फोर्स है उतना ही फोर्स पीछे लगेगा और ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। अगर आपका mg sin थीटा जस्ट इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा है तो हो गई बाउंड्री कंडीशन, और अगर आपका mg sin थीटा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो फ्रिक्शन को ओवरकम करके भी कहाँ आना चाहेगा, नीचे। तो सीन वही है बेटा कि अगर आपका mg sin थीटा ज़्यादा रहता है किससे बेटा, म्यू mg cos थीटा से, तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज, तब की बात चालू है ना। आपको आई गेस आपको थोड़ा तो रिकॉल हो रहा होगा व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, है ना। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, थीटा पी इट इज tan इनवर्स ऑफ म्यू। कि अगर ये जो एंगल है बेटा ये tan इनवर्स ऑफ म्यू से ज्यादा है तो ऑब्वियसली ब्लॉक नीचे आना चाहेगा। तो कितने एक्सेलरेशन से आएगा, नेट फोर्स रहेगा बेटा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, एंड दैट नेट फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m से m कैंसिल बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हो जाएंगी g sin थीटा माइनस लिख देंगे यहाँ पे म्यू जी cos थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द इंडिविजुअल ब्लॉक जिसको हमने इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, रफ इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है। सो ए इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस। अब देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो म्यू की वैल्यू होती बेटा 0। तो एक्सेलरेशन क्या होता, जी sin थीटा ऑब्वियस है, वो हमने पहले भी पढ़ा था स्मूथ सरफेसेस के वक्त। रफ सरफेसेस के वक्त भी हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जी sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। तो ये आपके दिमाग में जहनो क्या बोलते हैं उसको, उसमें बैठ जाना चाहिए, ठीक है, दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इट इज
जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, खत्म। अब ऐसा एक ही ब्लॉक नहीं है, दो ब्लॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, गौर से देखो अभी। और एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस हो जानी चाहिए कि जो एक्सेलरेशन है इट इज इंडिपेंडेंट, क्या है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, कि मास से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है, थीटा से, जी से और म्यू से। क्लियर है। अब चलो इन दोनों ब्लॉक्स की इंडिविजुअली हम इस एफबीडी से एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं बना दूंगा बेटा यहाँ पे ब्लॉक नंबर 1, छोटा बना देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो इधर क्या लगेगा, देखो इधर लगेगा m1g cos थीटा, इधर लगेगा बेटा m1g sin थीटा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ऊपर लग रहा है बेटा नॉर्मल रिएक्शन, एन अपन लिख सकते हैं, और फ्रिक्शन लगेगा पीछे, कितना लगेगा, म्यू m1g cos थीटा। क्लियर है। और देखो भाई साहब ये ब्लॉक अगर कांटेक्ट में है तो इनके बीच में क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी रहेगा। तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बेटा इसके ऊपर, किसके द्वारा, ऊपर के ब्लॉक के द्वारा, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बेटा m2 पे m1 द्वारा, ठीक है। दूसरा एफबीडी कैसा बन जाएगा, देखो सेकंड केस में एफबीडी कैसा बनेगा, देखो दिस विल बी द केस, ट्रेन आई झुक 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 झुक। ट्रेन का डिस्टर्बेंस लेने से अच्छा आनंद ले लो, ट्रेन भी यही कह रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका m2। तो नीचे क्या लगेगा, देखो m2g, लेकिन हमको नीचे से कोई मतलब नहीं है, हम उसको पहले यहाँ से क्या कर देंगे बेटा, रिजॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इस दिशा में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू कितना बेटा, m2g cos थीटा, m2g cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज m2g sin थीटा, m2g sin थीटा। ऊपर लग रहा है सर नॉर्मल रिएक्शन, इसको नाम दे देते n2, इसको नाम दे देंगे n1। और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे, कितना, म्यू m2g cos थीटा। जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से इसके ऊपर इधर लग रहा था, वही नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर कहाँ लगेगा बेटा, इस दिशा में लगेगा n। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे n1 n2 लिखा है तो मैं तो बोलता हूँ इसको r1 r2, ठीक है, n1 n2 आपने इसको लिख दिया ना। नॉर्मल रिएक्शन को अपन इस केस में लिख देंगे बेटा r, क्या लिख देंगे, r, रिएक्शन को लिख देंगे यहाँ पे अपन r, ठीक है। तो एक रिएक्शन मिल रहा है बेटा ऊपर वाले ब्लॉक से m2 से m1 को इधर, और एक रिएक्शन मिल रहा है m1 से m2 को तो इधर। क्लियर है। आप यारो इधर भी बना सकते हो, ऐसा इधर से भी दिखा सकते थे आप ऐसा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एरो बस उधर होना चाहिए। क्लियर, इधर से बताओ, उधर से बताओ, किधर से भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो n1 कितना है आपका, mg cos थीटा, n2 कितना है आपका, m2g cos थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम म्यू m1g cos थीटा, यहाँ पे म्यू m2g cos थीटा। अब म्यू नहीं सर, μ1 m1g cos थीटा और μ2 m2g cos थीटा। क्यों सर, क्योंकि μ1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक 1 एंड सरफेस, एंड μ2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक 2 एंड द सरफेस, इसलिए μ1 m1g cos थीटा, μ2 m2g cos थीटा, दैट्स इट। क्लियर है। अभी मैं तो बोलता इसकी जरूरत भी नहीं हमको m1g cos थीटा और n1 की, तो इसको अपन और थोड़ा स्पेसिफिकली कैसा लिख देंगे कि जितना काम का है उतना ही लिखेंगे। क्या सर, देखो हमारे काम का बस इतना है कि ये मास है m1, इसके ऊपर नीचे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है m1g cos थीटा, सॉरी m1g sin थीटा, cos तो नीचे लग रहा था सर, m1g क्या लिख देंगे यहाँ पे, बोर्ड के ऊपर का इजीली मिट नहीं रहा है सर, मॉइस्चर बहुत हो गया है, m1g sin थीटा लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर है। ऊपर लिख देंगे सर क्या, μ1 m1g cos थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन लिख देंगे बेटा यहाँ पे r। सेम वैसे ही केस में यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, सेकेंड केस में दिस विल बी द ब्लॉक जिसका मास कितना है m2, तो नीचे क्या लगेगा बोलो जल्दी से, इट वुड बी m2g, यहाँ पे लिखना पड़ेगा m2g sin थीटा, और इधर लगेगा बेटा कितना, फ्रिक्शन लगेगा μ2 m2g cos थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बेटा इधर विच इज इक्वल्स टू r। खत्म। तो ये बन गया हमारा फिलहाल का यहाँ तक का सीन। ज़्यादा खिचड़ मिचड़ लग रहा है क्या, या फिर सही है? ओके तो अभी हम इसके इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पहले इसको मिटा लेते हैं फास्ट में, एकदम फुल स्पीड से, ठीक है। देखिए अब सीन कैसा रहेगा, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे कि व्हाट इज द केसेस। तो पहला केस हम यहाँ पे ले लेंगे केस 1, केस नंबर 1। तो केस 1 क्या रहेगा हमारा कि μ1 जो है, μ1 दैट इज ग्रेटर देन μ2,
μ1 जो है हमारा वो कैसा है बेटा, μ2 से ज़्यादा है। मतलब फ्रिक्शन जो फर्स्ट ब्लॉक और सरफेस में है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्रिक्शन बिटवीन द सेकेंड ब्लॉक एंड द सरफेस। तो हमारा A1 क्या रहेगा, देखिए A1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे G साइन थीटा माइनस μ1G कॉस थीटा। A2 इज इक्वल टू हो जाएगा G साइन थीटा माइनस μ2G कॉस थीटा। अब देखो इस केस में A1 और A2 कैसे रहेगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं। हमारा μ1 ज़्यादा है बेटा, μ1 मतलब इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन। अगर इनके बीच का फ्रिक्शन ज़्यादा है तो A1 ज़्यादा रहेगा या A2 ज़्यादा रहेगा। देखो अब A1 A2 को डिफरेंशिएट करने के लिए फैक्टर हमारे पास कौन सा अवेलेबल है, μg cos थीटा रिस्पेक्टिवली 1 एंड 2, क्योंकि दोनों का पहला टर्म जो है G sin थीटा वो तो सेम ही है। दोनों का पहला टर्म G sin थीटा कैसा है बेटा, सेम ही है। जो सेकंड फैक्टर है μ1G cos थीटा μ2G cos थीटा ये डिपेंड करता है कि A1 बड़ा रहेगा या A2 बड़ा रहेगा। जैसे मान लो ये दोनों 10-10 है, ये दोनों 10-10 है और अगर ये 5 होगा और ये 7 होगा तो जिसका ये फैक्टर बड़ा है 7 उसका ये डिफरेंस कम रहेगा। अब देखो μ1 ज्यादा है, मतलब ये फैक्टर μ1 ज्यादा है तो μ1G cos थीटा ज्यादा रहेगा μ2G cos थीटा से। तो अगर ये फैक्टर बड़ा है बेटा तो ये डिफरेंस छोटा है, ये डिफरेंस छोटा है मतलब A1 छोटा है A2 से। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि A2 जो है A1 छोटा है A2 से, मतलब A2 जो है वो बड़ा है बेटा A1 से। A2 जो है वो बड़ा है कितना बेटा, A1 से। क्यों, क्योंकि μ1 बड़ा है। अगर μ1 बड़ा है तो ये फैक्टर बड़ा है बेटा, इससे ये फैक्टर बड़ा है। अगर ये फैक्टर बड़ा है तो डिफरेंस छोटा है, डिफरेंस छोटा है तो A1 छोटा है A2 बड़ा है। क्लियर है सीन। अब अगर A1 है छोटा और A2 है बड़ा तो भाई साहब ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन है A1 और जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन है सर A2। अगर दोनों सेम होते μ1 μ2 तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से भागते, लेकिन अभी सीन अलग है। नीचे वाला भाग रहा है स्लो, एक्सेलरेशन उसका कम, और ऊपर वाला भागना चाहता है तेज, एक्सेलरेशन है ज़्यादा। तो ऊपर वाला हर घड़ी, हर पल, हर वक्त नीचे वालों को बोलेगा अबे चल ना बे जल्दी, चल 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 चल। कौन बोलेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को पुश करने की कोशिश करेगा। पुश क्यों, क्योंकि ऊपर वाला भागना चाहता है ज़्यादा, एक्सेलरेशन से A2 ज़्यादा है एज कंपेयर टू A1, तो वो उसको पुश करने की कोशिश करेगा। अगर इसको पुश करने की कोशिश करेगा तो ना तो ये पूरा सिस्टम A1 से चलेगा, ना तो ये पूरा सिस्टम A2 से चलेगा। ना A1 ना A2 ये दोनों भी एक सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे जो है A, और वो हमको निकालना है। और इनके बीच में आएगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन रहेगा क्यों, क्योंकि कांटेक्ट तो है और पुशिंग भी हो रहा है, तो कांटेक्ट भी है और फोर्स भी है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी रहेगा। और ना ही ये A1 से चलेगा ना ही ये A2 से चलेगा, ये दोनों भी एक कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे जो रहेगा A, जो रहेगा A। A1 से बड़ा लेकिन A2 से छोटा। मतलब मान लो अगर A1 आ रहा है आपका बेटा 5 और ये आ रहा है आपका 10, है ना, A1 छोटा है ना 5 और ये 10, तो आपका ये कुछ तो भी 5 और 10 के बीच में मान लो 7 रहेगा, जो A1 से ज्यादा है लेकिन A2 से कम है। तो वही एक्सेलरेशन क्या है वो हमको निकालना है, और उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या है वो हमें निकालना है। बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारा पूरा सिस्टम ही सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो यहां पे बनाना पड़ेगा अभी हमको सिस्टम का डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। तो यहां पे मैं लिख देता हूं M1 प्लस M2, इसको नीचे कौन खींच रहा है देखो, M1G साइन थीटा, और कौन खींच रहा है बेटा इसको नीचे देखो, M2G साइन थीटा, M2G साइन थीटा। ऊपर कौन खींच रहा है बेटा देखो, μ1 M1G कॉस थीटा, और कौन खींच रहा है बेटा देखो, μ2 M2G कॉस थीटा। पूरे सिस्टम को देखो, पूरे सिस्टम को अगर आप यहां से भी देखें ना, देखो नीचे क्या लग रहा है, M1G साइन थीटा M2G साइन थीटा, तो लिख दिया मैंने M1G साइन थीटा M2G साइन थीटा। आर कहाँ लग रहा है बेटा, नीचे, और एक आर ऊपर भी लग रहा है। तो अगर ब्लॉक की अगर बात करें तो आर कैंसिल नहीं होगा, लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये आर जो नीचे लग रहा है और ये जो आर ऊपर लग रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल। सिस्टम में, इंडिविजुअल बॉडी में नहीं, पूरे सिस्टम में देखो M1G साइन थीटा प्लस M2G साइन थीटा नीचे, μ1 M1G cos थीटा प्लस μ2 M2G cos थीटा कहाँ लग रहा है, ऊपर, और ये आर क्या करेंगे बेटा, कैंसिल। दैट्स इट। तो सिस्टम की बात चल रही है। तो सिस्टम को नीचे कौन खींचना चाह रहा है, सिस्टम को नीचे खींचना चाह रहा है बेटा M1G साइन थीटा प्लस M2G साइन थीटा, ये खींचना चाह रहा है नीचे। और मतलब सिस्टम का नेट फोर्स क्या होगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे, कितना है A, कितना है A। तो सिस्टम को नीचे कौन से फोर्सेस खींच रहे हैं, ये दोनों, और अपोज कौन कर रहा है बेटा, μ1
m1g cos थीटा प्लस μ2 m2g cos थीटा एंड दैट नेट फोर्स इज नथिंग बट क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे मास दैट इज m1 प्लस m2 ऑफ एक्सेलरेशन a तो व्हाट विल बी योर एक्सेलरेशन a बेटा a का वैल्यू क्या आएगा ये पूरा टर्म डिवाइड बाय m1 प्लस m2 तो क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से हाँ निकाल सकते हैं ना क्या कॉमन निकाल सकते हैं m1 प्लस m2 ये पहले दो टर्म से m1 प्लस m2 कॉमन क्या बचेगा ब्रैकेट में g साइन थीटा माइनस यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बेटा यहाँ से कॉमन निकलेगा μ1 m1 प्लस μ2 m2 इन ब्रैकेट हो जाएगा बेटा ये g cos थीटा होल अपॉन क्या करेंगे यहाँ पे अपन होल अपॉन करेंगे बेटा m1 प्लस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2 दैट्स इट होल अपॉन m1 प्लस m2 तो ये हो जाएगा बेटा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द कंबाइन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मतलब दोनों भी ब्लॉक इस एक्सेलरेशन से चलेंगे। देखने में डरावना लग रहा है ना लेकिन वापस से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बता भी नहीं रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप कभी भी फिजिक्स को रट्टा मत मारिए। दिख रहा है ना ये फिजिक्स को आप कभी भी रट्टा मत मारिए रट्टा की नज़रिए से मत देखिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। नेट फोर्स कहाँ है दिस माइनस दिस एंड दैट इज नथिंग बट मास m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन a खत्म। तो ये भी ब्लॉक चल रहा है बेटा एक्सेलरेशन a से ये भी ब्लॉक चल रहा है बेटा एक्सेलरेशन a से क्यों क्योंकि केस देखो कौन सी है μ1 ग्रेटर देन μ2। तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस तो फिर आपको भाई साहब कोई एक इक्वेशन पकड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कौन से दो इक्वेशंस बन सकते हैं देखो पहला ये इक्वेशन देखो क्या है इक्वेशन पहला ब्लॉक का इक्वेशन अब ये सिस्टम का इक्वेशन हो गया ये मैं ब्लॉक को लगा रहा तो क्या लिखूंगा m1g साइन थीटा माइनस μ1 m1g cos थीटा इज इक्वल्स टू m1a और दूसरा इक्वेशन बेटा m2g साइन थीटा माइनस μ2 m2g cos थीटा इज इक्वल्स टू बेटा m2a और देखो ना आपने अगर इसको भी ऐड किया ना बेटा तभी आपको यही इक्वेशन मिलेगा। देखो m1g अगर आप इसको ऐड कर रहे हो ना मान लो अगर आप इसको ऐड कर रहे हो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इक्वेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक है ना हालांकि ये गलत है थोड़ा ब्लॉक में इक्वेशन देखो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि इसका एक्सेलरेशन नीचे ये है तो यहाँ पे प्लस r भी यहाँ पे चाहिए था मतलब r प्लस चाहिए था और यहाँ पे क्या चाहिए था देखो ऐसा अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो यहाँ पे कहीं तो भी माइनस r भी चाहिए था तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि माइनस r प्लस अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस r माइनस r कैंसल आंसर क्या आएगा m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा मतलब m1 प्लस m2g साइन थीटा माइनस ब्रैकेट में μ1 m1 प्लस μ2 m2 g cos थीटा होल अपॉन ये m1 प्लस m2 नीचे आ जाएगा। देखो ना आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो r कैंसिल क्या आंसर आएगा ये आ जाएगा m1 प्लस m2 ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे अपन g साइन थीटा माइनस इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट में क्या बचेगा μ1 m1 प्लस μ2 m2 g cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 ऑफ a तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे होल डिवाइड बाय क्या लिख देंगे यहाँ पे m1 प्लस m2। सर इतना खतरनाक अरे टेंशन काहे लेते हो कंसेप्ट समझो ना वही आया ठीक है। अभी सर बात तो चल रही थी नॉर्मल रिएक्शन लिखने की इतना बड़ा काय को पेल दिए नॉर्मल रिएक्शन बता दो क्या है तो कुछ नहीं भाई साहब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है a ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है a ये एक तो इक्वेशन 1 में पुट करो नहीं तो इक्वेशन 2 में पुट करो यू विल गेट द आंसर फॉर नॉर्मल रिएक्शन। ये पूरा a कहाँ लिखना है आपको ये पूरा a आपको लिख देना है एक तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट्स इट। तो यहाँ से एक ही सीखने लायक था बेटा कि अगर μ1 ज़्यादा है तो a1 छोटा है μ2 कम है तो a2 ज़्यादा है ये चलना चाहता है फास्ट ये चलना चाहता है स्लो ये बोलेंगे इसको चल रे अरे चल रे तो दोनों साथ साथ एक्सेलरेशन से आएंगे a जो a1 से बड़ा रहेगा a2 से छोटा रहेगा और वो एक्सेलरेशन कितना है देखो एक्सेलरेशन कितना है a m1 प्लस m2 g sin थीटा माइनस इन ब्रैकेट μ1 m1 प्लस μ2 m2 ब्रैकेट कंप्लीट g cos थीटा होल अपॉन m1 प्लस m2 खत्म दैट्स इट दिस इज द आंसर। ये हो गया हमारा केस नंबर 1 केस नंबर सर 1 दैट्स इट टक टक टुक टक 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 टुक टक। केस नंबर 2 देखेंगे सर केस नंबर 2 μ1 इज इक्वल टू μ2 कुछ नहीं क्या होगा μ1 इज इक्वल टू अगर μ2 होगा तो μ1 भी μ2 दोनों सेम है बेटा तो दोनों के एक्सेलरेशंस भी कैसे रहेंगे सेम
नो म्यू वन जी नो म्यू टू जी, खत्म। दोनों के एसोसिएशन भी कैसे रहेंगे, सेम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अगर म्यू वन म्यू टू सेम है बेटा, है ना, म्यू वन म्यू टू कैसा है बेटा, सेम, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, तो ए वन रहेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू वन जी कॉस थीटा, ए टू रहेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या रहेगा कि ए वन इज इक्वल टू ए टू, सिंस म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, अगर म्यू वन म्यू टू सेम है तो एसोसिएशन भी कैसे रहेंगे, दोनों के सेम रहेंगे। एसोसिएशन भी कैसे रहेंगे, दोनों के सेम रहेंगे। अगर एसोसिएशन भी सेम रहेंगे दोनों के, तो कितने रहेंगे, यही a1 a2 इज सेम, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, दैट्स इट। व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ही नहीं सर, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन है सर 0। तो दोनों ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट तो रहेगा, कांटेक्ट तो रहेगा, लेकिन कांटेक्ट फोर्स नहीं रहेगा। दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे सर, दिख तो रहे कांटेक्ट रहे, लेकिन कांटेक्ट फोर्स नहीं रहेगा, कांटेक्ट फोर्स नहीं रहेगा। ये आप प्रूव भी कर सकते हो, कैसे, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, किसी भी एक इक्वेशन को अपन पकड़ लेंगे और a की वैल्यू लिख लेंगे बेटा वहां पे, तो आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। देखो इस इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, है ना, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेंगे, देखो m1 g sin थीटा माइनस म्यू m1 g cos थीटा इज इक्वल टू m1a, और r माइनस m2 g sin थीटा प्लस म्यू टू नहीं, बस म्यू m2 g cos थीटा इज इक्वल टू m2a। अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, देखो m1 प्लस r, ये r तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, r तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा m1 प्लस m2 g sin थीटा माइनस माइनस म्यू और म्यू टू दोनों सेम है, तो यहां से देखो अभी कॉमन क्या निकलेगा, देखो इसी को मैं मॉडिफाई कर देता हूं, a क्या कॉमन निकलेगा बेटा, a यहां से कॉमन निकलेगा क्या हमारा m1 प्लस m2 ऑफ g sin थीटा माइनस यहां से क्या कॉमन निकलेगा m1 प्लस m2, म्यू कॉमन निकल गया क्योंकि सेम है, तो ये हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा, होल अपॉन क्या कर देंगे यहाँ पे, होल अपॉन कर देंगे हम यहाँ पे m1 प्लस m2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो एक्सेलरेशन रहेगा हमारा क्या, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये रहेगा हमारा दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन। और वो तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है सर, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है। यही एक की वैल्यू अगर आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएंगी 0, आर की वैल्यू मिल जाएंगी 0। देखो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर ही लेते हैं, क्यों 0 मिलेगा सर, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन से चल रहे, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है 0, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो कांटेक्ट तो है सर, कांटेक्ट फोर्स नहीं है। चलो यहां से आर की वैल्यू निकालते हैं, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, आर विल बी m1a, m1 व्हाट इज a, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और ये पूरा उधर लेके जाओ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस m1 जी साइन थीटा प्लस म्यू m1 जी cos theta. So what will be the value of r beta? It would be m1g sin theta minus mu m1g cos theta minus m1g sin theta प्लस म्यू m1g cos थीटा। कुछ कट रहा है क्या सर, m1g sin थीटा माइनस m1g sin थीटा, खचक खुचक, और म्यू m1g cos थीटा और प्लस म्यू m1g cos थीटा, खचक खुचक, तो r आ गया सर 0। तो सेकेंड केस क्या बन जाएगा सर, इसी में लिख देंगे हम सेकेंड केस कि μ1 इज इक्वल टू μ2, a1 इज इक्वल टू a2। सिस्टम को आगे लेके जा रहा है बेटा यहाँ पे कौन, m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा, और पीछे इसको रोक रहा है म्यू m1g cos थीटा प्लस म्यू m2g cos थीटा। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स इज m1 प्लस m2 ब्रैकेट में, है ना, m1 प्लस m2 ब्रैकेट में, देखो m1 प्लस m2 ब्रैकेट में g sin थीटा कॉमन, m1 प्लस m2 g sin थीटा कॉमन, m1 प्लस m2 माइनस रोक कौन रहा है, m1 प्लस m2 वापस ब्रैकेट में, म्यू जी cos थीटा बाहर, एंड दिस नेट फोर्स इज नथिंग बट m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन, जिसको मैं नीचे लेके गया तो खच्चा खुच्चा खच्चा हो गया, तो दिस इज द एक्सेलरेशन। और अगर ये एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ ब्लॉक में लिखो तो ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन 0। क्यों लग रहा है सर, क्योंकि ये भी चाह रहा है बेटा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और ये भी चाह रहा है बेटा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन, दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो ना तो ये इसको बोलेंगे अरे चल रहे जल्दी, चल रहे जल्दी, वो भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, कोई किसी को पुश नहीं कर रहा है। कॉन्टैक्ट तो है लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, कॉन्टैक्ट तो है लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। केस नंबर 2 बढ़िया केस, किसी को टेंशन नहीं देती है केस, और वैसे भी टेंशन नहीं देती बोलना कोई केस। केस नंबर 2 चलो पढ़ लेते बेटा यहाँ पे केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 क्या कह रही है, केस नंबर 3 क्या कह रही है, केस नंबर 3
पहले हमने μ1 क्या ले लिया था बेटा, छोटा, सॉरी μ1 क्या ले लिया था, ज़्यादा, तो a1 बन गया था छोटा। अभी हम μ1 ले लेंगे बेटा छोटा और μ2 ले लेंगे बड़ा। सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, इट विल बी g sin थीटा माइनस μ1 g cos थीटा। और एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ब्लॉक क्या रहेगा बेटा, वही g sin थीटा माइनस μ2 g cos थीटा। भाई साहब मैंने रिकॉर्डिंग चालू तो किया ना, किया सर, किया नहीं तो बस बड़बड़ी करते जाओ, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत विचार चलते एक तो है ना इधर उधर। तो लिखेंगे यहाँ पे a1 इज g sin थीटा माइनस μ1 g cos थीटा, a2 इज g sin थीटा माइनस μ2 g cos थीटा। वही हालत बेटा वापस से, μ2 बड़ा है μ1 से, μ2 बड़ा है तो ये फैक्टर बड़ा रहेगा तो डिफरेंस छोटा रहेगा, तो a2 रहेगा छोटा, तो a1 रहेगा बड़ा, तो a1 इज ग्रेटर देन a2, a1 इज ग्रेटर देन a2। a1 बड़ा है बेटा किससे, a2 से, a1 बड़ा है a2 से। अब अगर a1 बड़ा है सर a2 से और इसको तुमने छोड़ दिया रेस्ट में, तो a1 भागेगा सर 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 सर, और a2 जो है वो आराम से, एकदम भी आराम से नहीं, रिलेटिवली आराम से। तो इसमें कोई नॉर्मल रिएक्शन का बात ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर, क्योंकि ये चल रहा है सर तेज, ये चल रहा है स्लो, तो आपने साथ में भी छोड़ दिया तो सीन कुछ इस तरह से बनेगा सर, ये चल रहा है तेज, ये चल रहा है स्लो, ऐसा बना देता हूँ, तो ये ऐसा चलेगा सर, ऐसा चल दोनों रहे, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। कांटेक्ट ही नहीं तो कांटेक्ट फोर्स तो भूल ही जाओ। देखो कांटेक्ट होने से कांटेक्ट फोर्स होता ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कांटेक्ट नहीं हो तो फिर तो कांटेक्ट फोर्स होगा ही नहीं। कांटेक्ट होने से कांटेक्ट फोर्स होता ही है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके पहले केस में कांटेक्ट तो था लेकिन कांटेक्ट फोर्स नहीं था। पहले इसमें जब मेरा μ1 ज्यादा था तो एक्सेलरेशन ऑफ a1 कम था, a2 ज्यादा था तो बोल रहा था चल चल, तो कांटेक्ट था। सेकंड थर्ड केस में बेटा μ1 कैसा है, कम है, तो ये भागेगा तेज, ये भागेगा स्लो, कांटेक्ट ही नहीं बनेगा सर, कांटेक्ट फोर्स की बात ही नहीं आएंगी, खत्म। ये अपने एक्सेलरेशन से चलेगा, वो अपने एक्सेलरेशन से चलेंगे, दैट्स इट, खत्म, दैट्स इट, डन डन डन, नो आर, R0। तो बेटा तीनों केस मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया। सबसे बढ़िया केस पहली थी, पहली केस लेके जो लोग चले गए होंगे कि भाई पहली केस कठिन है, बंद करो भाई वीडियो, क्या बता रहा है ये, बंद करो, क्या बता रहा है सर। बाकी के दो तो इजी थे, ठीक है। तो मैं फास्ट में आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तीनों केस के तहत ये वाला पूरा इसका स्मॉल सा पिल्लू सा अपना PhD, ठीक है, PhD नहीं है, PhD बहुत अलग बात है, ऐसे लिख लेंगे अपन, ठीक है। पहला क्या था बेटा हमारा, फास्ट में बोलो, केस नंबर 1 क्या था हमारा, केस नंबर 1 कि भाई साहब μ1 जो है ये कैसा था, ग्रेटर था μ2 से, तो ऑब्वियसली a1 रहेगा लेस a2 से। तो सिस्टम चलेंगी साथ साथ विद सम एक्सेलरेशन a विच इज ग्रेटर देन a1 बट लेस देन a2। नॉर्मल रिएक्शन रहेगा सर, वो कैसे निकालना वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से चलेंगी, तो नेट फोर्स क्या रहेगा सिस्टम में, देखो m1 प्लस m2 g साइन थीटा, उसको खींच रही है नीचे, उसको रोक रहा है बेटा μ1 m1 प्लस μ2 m2 ऑफ g cos थीटा, ये उसको रोक रहा है, एंड दिस नेट फोर्स इज नथिंग बट मास ऑफ द सिस्टम इनटू द कॉमन एक्सेलरेशन। सो व्हाट विल बी द कॉमन एक्सेलरेशन, अगर आपको a चाहिए तो क्या कर दो, उसको होल डिवाइड बाय क्या कर दो बेटा, m1 प्लस m2, ये मिल जाएगा आपको इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन a। क्लियर है। तो यहाँ पे कांटेक्ट रहेगा, कांटेक्ट फोर्स रहेगा, रहे माँ हो गया है ना, वो रहेगा, कांटेक्ट फोर्स रहेगा, कांटेक्ट भी रहेगा, कांटेक्ट फोर्स भी रहेगा, कांटेक्ट फोर्स रहेगा। क्लियर है सिंह यहाँ तक, दैट्स इट। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरा कांटेक्ट रहेगा, कांटेक्ट फोर्स भी रहेगा, और बेटा दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा कॉमन, ये वाला। केस 2 क्या बना था मेरा, देखो केस 2 कि भाई साहब दोनों का μ1 इज इक्वल्स टू μ2, तो लिख देंगे a1 इज इक्वल्स टू a2, और क्या रहेगा वो दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन, g sin थीटा माइनस μg cos थीटा, अब u1 इज इक्वल्स टू μ2 ये। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि नेट फोर्स कितना है, अभी देखो हमारा m1 प्लस m2 जो नीचे खींच रहा है ऑफ g sin थीटा, और रो कौन रहा है बेटा μ1, अब μ1 m1, तो μ1 μ2 दोनों सेम है, तो म्यू को भी कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ओनली एंड ओनली m1 प्लस m2 ऑफ μg cos थीटा इज नथिंग बट मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन a। सो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन विल बी होल डिवाइड बाय m1
प्लस m2 दैट इज a. खचक खुचक खचक. सो द आंसर फॉर a इज g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा. वही आ रहा है. और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन रहेगा बेटा आपका ब्लॉक्स के बीच में ज़ीरो. कांटेक्ट रहेगा, अगर पहले से कांटेक्ट में तो कांटेक्ट रहेगा, बट कांटेक्ट फोर्स नहीं रहेगा. नहीं रहेगा. कांटेक्ट रहेगा लेकिन कांटेक्ट फोर्स नहीं रहेगा. थर्ड केस नंबर 3. केस नंबर 3 क्या कि μ1 इज लेस देन μ2. तो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा 0 और a1 विल बी ग्रेटर देन a2. तो एसोसिएशंस रहेंगे अलग अलग. g sin थीटा माइनस μ1 g cos थीटा जो रहेगा ज़्यादा क्योंकि ये रहेगा कम, और a2 रहेगा आपका g sin थीटा माइनस μ2 g cos थीटा जो रहेगा ज़्यादा क्योंकि ये रहेगा जो रहेगा कम. a2 रहेगा कम क्योंकि ये रहेगा ज़्यादा. दैट्स इट. नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा. ब्लॉक कैसे चलेंगे बेटा? अलग अलग चलेंगे. कैसे चलेंगे? अलग चलेंगे. लड़ने से अच्छा है कि अलग अलग चलो अपने अपने रास्ते. लड़ने से कुछ नहीं मिलता. तो ये है तीनों केसेस विथ रिस्पेक्ट टू दिस न्यूमेरिकल केसेस. इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है तो डरने की क्या बात है, और अगर जोश है, खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो डरने की क्या ही बात है. ऐसा है ही क्या. क्लियर है बेटा? खत्म. तो ये तो था ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट ऑन रफ इंक्लाइंड सरफेस विद डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड देयर पॉसिबिलिटीज़. अभी हम कुछ नहीं, इसके बीच में बांध देंगे धागा और देखेंगे क्या सीन बनता है. तो बस कुछ ज़्यादा नहीं. अगर ये आपको समझ में आ गया तो वो 2 मिनट का ही खेल है धागा वाला. टेंशन. देखो अभी वापस से वही कंसेप्ट हमको देखना है. बस यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन में टेंशन के बारे में हमको बात करना है. मतलब देखो सीन कैसा रहेगा बेटा, वापस वही, ये ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक. ठीक है, इसका मास m1, इसका मास m2 और इसके बीच में एक स्ट्रिंग. ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा. वापस इसके बीच में और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा μ1. ये ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा μ2. सबसे पहला काम, सुंदर सुशील अति सुंदर बढ़िया सी डायग्राम. ज़्यादा अपन फोर्सेस बनाएंगे नहीं, सीधा सीधा फोर्स बना देंगे क्योंकि अपने को अभी सब पता है. ये फोर्स रहेगा हमारा m1g साइन थीटा. नीचे अगर m1g लग रहा है तो ये फोर्स रहेगा हमारा m1g cos थीटा. ऊपर रहेगा नॉर्मल रिएक्शन n, तो उसका ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स जो मैक्सिमम लग सकता है μ1 m1g cos थीटा. बस, नो कॉम्प्लिकेशंस. और मान लो स्ट्रिंग में जो टेंशन बन रहा है इस केस में वो है T, तो इस ब्लॉक को टेंशन T खींचेगा ऊपर. ख़त्म. ये पहला बात. ये किसका था बेटा? m1 का था. ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करना ही नहीं है. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ब्लॉक ऑफ मास m2. वही नीचे m2g जिसका ये कंपोनेंट बनेगा m2g साइन थीटा. m2g साइन थीटा. ये m2g cos थीटा जिससे हमको मिलेगा n नॉर्मल रिएक्शन जिसका बनेगा पीछे फ्रिक्शन विच इज इक्वल्स टू μ2 m2g cos थीटा. और टेंशन T कहाँ लगेगा बेटा? इसके ऊपर आगे. दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन T विच इज इक्वल्स टू m2. दिस इज इक्वल्स टू m1. क्लियर है सीन यहाँ तक? खत्म. अब नेक्स्ट सीन क्या रहेगा यहाँ पे? वही केसेस हमारे. तो पहला केस क्या बन रहा है सर? देखो केस नंबर 1 क्या था हमारा? केस नंबर 1 क्यों μ1 जो है मेरा μ1 इट इज ग्रेटर देन μ2. तो ऑब्वियसली मेरा a1 क्या हो जाएगा इस केस में? g साइन थीटा माइनस μ1g cos थीटा. और a2 क्या हो जाएगा? g साइन थीटा माइनस μ2g cos थीटा. तो इस केस में क्या हो जाएगा? a1 a2 में क्या रहेगा बेटा? a1 से बड़ा है a2.
A2 इज ग्रेटर देन A1। ये पेन कहीं सूख गया, इसको रख देते चुपचाप इसके अंदर। A2 ज़्यादा बेटा A1 से। अगर A2 ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये चलेगा फास्ट और ये चलेगा स्लो। तो स्ट्रिंग में कोई टेंशन ही नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच का अंतर कम कम होते जाएगा। इसका एक्सेलरेशन कितना है हमारा A1 है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है हमारा A2 है। तो ये चलेगा तेज़, ये चलेगा स्लो, और ऑब्वियसली इनके बीच का अंतर क्या होता जाएगा बेटा, कम कम होते जाएगा, और इसके बीच में कोई टेंशन बचेगा ही नहीं, तो टी हो जाएगा हमारा 0 इस केस में। सो नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, नो टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन क्या हो जाएगा हमारा 0। बस क्या हो जाएगा कि जब तक इनके बीच का दूरी 0 नहीं हो जाती, क्योंकि ये तो चल रहा है फास्ट, A2 कैसा चल रहा है ज़्यादा, A1 है ज़्यादा, तो ये आ जाएगा ऐसा इसको भिड़ जाएगा, और बाद में ये दोनों एक सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे जो हमने पिछले इसमें निकाला था। क्यों? क्योंकि तब फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द केस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, जिसका एक्सेलरेशन रहेगा m1 प्लस m2 g sin थीटा माइनस इन ब्रैकेट म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2 ब्रैकेट कंप्लीट g cos थीटा होल अपॉन m1 प्लस m2 विल बी द एक्सेलरेशन इन दिस केस। जो पहला था हमारा नॉर्मल रिएक्शन वाला केस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड केस क्या रहेगा आपका कि भाई साहब केस नंबर 2 म्यू1 इज इक्वल्स टू म्यू2। तो A1 इज इक्वल्स टू A2, और कितना रहेगा बेटा A1 इज इक्वल्स टू A2, कितना रहेगा A1 और A2 दोनों, A1 A2 दोनों रहेगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। दैट्स इट, खत्म। म्यू1 म्यू2 दोनों सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा। अगेन क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है ही नहीं कुछ, तो टेंशन भी क्या हो जाएगा इस केस में 0। दैट्स इट, नो टेंशन। मजा है केस 3 में। केस नंबर 3 में क्या होगा देखो कि म्यू1 इज लेस देन म्यू2, तो A1 रहेगा मेरा g साइन थीटा माइनस म्यू1 g कॉस थीटा, और A2 रहेगा मेरा A2 g साइन थीटा माइनस म्यू2 g कॉस थीटा। तो इस केस में क्योंकि मेरा म्यू2 ज़्यादा है, तो ये फैक्टर ज़्यादा है, तो डिफरेंस कम है, तो A1 विल बी ग्रेटर देन A2। और क्योंकि A1 ज़्यादा है बेटा A2 से, तो A1 भागना चाहेगा तेज़, A2 भागना चाहेगा स्लो। कैसा लिमिट आएगा कि जितना इस स्ट्रिंग का लेंथ है उतना इनके बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंस बन जाएगा, उतना डिफरेंस बन जाएगा, और उतना डिफरेंस बनने के बाद इसके अंदर आ जाएगा टेंशन। क्या आ जाएगा? टेंशन, जो इसको, इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को सेम एक्सेलरेशन से लेके जाने की कोशिश करेगा, और वो जो एक्सेलरेशन रहेगा वापस से, दैट एक्सेलरेशन इन दिस केस A विल बी ग्रेटर देन A2 से, A1 से कम रहेगा, लेकिन A2 से कैसा रहेगा बेटा, ज़्यादा रहेगा। A2 से ज़्यादा और A1 से कम। मतलब जैसे मान लो ये चलना चाह रहा है यहाँ से 10 से, ये चलना चाह रहा है 5 से, तो जब ये पूरा तान जाएगा, ये स्ट्रिंग मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है दो ब्लॉक्स के बीच का, जो वो इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, इसमें टेंशन आ जाएगा, और टेंशन क्या करेंगे, इसको बोलेंगे ए स्लो चलना रे, और A2 बोलेगा फास्ट चलना रे। ये T1 A1 को स्लो चलवाएगा, और यही T M2 को थोड़ा फास्ट खींचेगा। तो जो सिस्टम का एक्सेलरेशन रहेगा बेटा, वो A1 से कम रहेगा और A2 से ज़्यादा रहेगा। A1 से कम रहेगा और A2 से ज़्यादा रहेगा, और सिस्टम साथ साथ चलेंगे। अब वो कैसे साथ साथ चलेंगे, वापस यही बात, सिस्टम को ओवरऑल खींच कौन रहा है, देखो सिस्टम अभी नीचे जा रही है बेटा विद एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन A, और ये भी नीचे जा रहा है बेटा विद सेम एक्सेलरेशन A। ये तीसरा केस का लिख रहा हूँ मैं। तो इस ब्लॉक का मोशन क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन है नीचे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे देखो, m1 g साइन थीटा माइनस म्यू1 m1 g कॉस थीटा माइनस t इज इक्वल्स टू m1a। दिस माइनस दिस इज m1a, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज m2a। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, m2g साइन थीटा माइनस, क्या लिख देंगे, माइनस नहीं प्लस t माइनस म्यू2 m2g कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m2a। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं इंडिविजुअल ब्लॉक्स के इक्वेशंस को, तो मुझे सिस्टम का इक्वेशन मिल जाएगा। और सिस्टम का इक्वेशन क्या रहेगा बेटा, ये टी तो कैंसिल होगा, m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा माइनस म्यू1 m1g कॉस थीटा माइनस म्यू2 m2g कॉस थीटा इज m1 प्लस m2 ऑफ a। तो देखो वही मिलेगा यहाँ से क्या, कि m1g
साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा, ये कैंसिल टी टी, माइनस μ1 m1g कॉस थीटा माइनस μ2 m2g कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू लिखेंगे m1 प्लस m2 ऑफ a। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a बेटा, a की वैल्यू क्या हो जाएंगी इस केस में, देखो a हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, देखो m1 प्लस m2 ऑफ g साइन थीटा, मैं तो बोलता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, ब्रैकेट में बचेगा μ1 m1 प्लस μ2 m2, ब्रैकेट के बाहर बचेगा g कॉस थीटा होल अपॉन लिख देंगे यहाँ पे m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सेलरेशन। अगर यही एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे तो आपको मिल जाएगा टेंशन। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक न्यूमेरिकल उसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा μ1 2 kg का और ये हो गया हमारा μ2 4 kg का, ठीक है। अब देखिए इस सीन में कैसा रहेगा कि जैसे ये 2 kg है तो क्या लिख देंगे हम इसका 20, एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री, 37 ले लेंगे सर, कितना ले लेंगे 37, ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो नीचे आ जाएगा बेटा 20 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 20 cos 37, 20 cos 37 मतलब हो जाएगा 16 न्यूटन्स, और ये हो जाएगा 20 sin 37 मतलब ये हो जाएगा हमारा 12 न्यूटन्स। ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जिसको अपन लिख देंगे n, जो रहेगा 12, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा पीछे जो कितना लग सकता है बेटा μn, तो n कितना है 16 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 4.8 लगेगा फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बेटा ऊपर के ब्लॉक से नीचे के ब्लॉक को, दैट इज n खत्म। तो ये n1 लिख देते और इसको लिख देते n, ठीक है। वैसे अगर 4 kg की अपन बात करें 4 kg की, तो नीचे लगेगा बेटा 40 न्यूटन्स, 40 cos 37, 40 cos 37 मतलब ये हो जाएगा 40 cos 37 मतलब 4/5 160 32, ये हो जाएगा हमारा 32 न्यूटन्स। दिस विल हैपन टू बी 24 न्यूटन्स, दिस विल हैपन टू बी नॉर्मल रिएक्शन n2 जिसको अपन बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ μn, म्यू कितना है 0.2 इंटू n कितना है हमारा n2, इट इज़ 32, तो 3.2 इंटू 0.2 बिकम्स 6.4 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बेटा इसके ऊपर इस दिशा में n, खत्म। अब यहाँ पे सीन देखो क्या है, μ1 ज़्यादा है बेटा μ2 से, कौन सा केस हो गया ये, μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2, तो a1 जो है इट इज़ लेस देन a2 मतलब ऊपर वाला भागे तेज, नीचे वाला भागे स्लो। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कि सिस्टम भागेगा बेटा एक्सेलरेशन a से, जो a1 से कैसे रहेगा ज़्यादा लेकिन a2 से कैसा रहेगा कम। एंड व्हाट इज दैट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। देखो अगर मैं ब्लॉक 1 का लिखूँ तो यहाँ पे नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं कि इट विल मूव विथ एक्सेलरेशन a, और ये नीचे जाएगा बेटा विथ एक्सेलरेशन a, सेम एक्सेलरेशन a से। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो 12 माइनस कितना बेटा 4.8, 12 माइनस 4.8 प्लस n भी कहाँ लग रहा है नीचे, तो 12 प्लस n माइनस 4.8 इज m कितना है हमारा इज मास इंटू एक्सेलरेशन a। वैसे इसका देखो 24 माइनस 6.4 माइनस n, 24 माइनस 6.4 माइनस n इज इक्वल टू कितना बेटा 4a, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ब्लॉक 1, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ब्लॉक 2। चलो दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 12 ऐड करना है ना दोनों को, तो ये 12 प्लस ये हो जाएगा बेटा 36 माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 11.2, प्लस एन माइनस एन कैंसिल इज इक्वल्स टू 6a, तो ये हो जाएगा 12 मतलब ये हो जाएगा बेटा 24.8 इज इक्वल्स टू 6a, तो a की वैल्यू हो जाएंगे बेटा 24.8 होल डिवाइड बाय 6, तो इसको अपन लिख सकते हैं 248/6 इंटू 1/10, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 6 4 जार 24, 6 1 जार 6 पॉइंट बचा कितना है 2 मतलब हो जाएगा बेटा ये 16 ना तो 32 लिख देते हो 32/10, तो ये हो जाएगा बेटा 4.132 आई गेस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। मिल गया एक्सेलरेशन हमको, कॉमन एक्सेलरेशन। तो ना तो ये a1 है ना तो ये a2 है, देखो ना a1 भी हम निकाल लेंगे, व्हाट विल बी आवर a1 यहाँ निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या रहेंगे, देखो जल्दी से, a1 इज g साइन थीटा माइनस μ1 g कॉस थीटा, तो देखो a1 क्या रहेगा हमारा, g मतलब 10,
साइन कितना बेटा 37, साइन 37 कितना होता है हमारा 3/5 माइनस μ1 कितना है हमारा 0.3 इंटू जी कितना है हमारा 10 इंटू कॉस 37 कितना हो जाएगा बेटा 4/5। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a1, a1 कितना हो जाएगा देखो ये 30/5, ये 5 1 जार 5 2 जार, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1 जार 5 2 जार, ये 8 इंटू ये, तो ये हो जाएगा 2.4, तो ये हो जाएगा बेटा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रही बात a2 की, सो दैट विल बी g साइन थीटा माइनस μ2 g कॉस थीटा। तो वापस वही g साइन थीटा कितना आएगा 10 इंटू 3/5 विच इज 6 माइनस क्या लिखेंगे म्यू g कॉस थीटा। तो इसका आंसर कितना होगा देखो, ये 5 1 जार 5 2 जार, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1 जार 5 2 जार 8 मतलब 1.6 बेटा, तो ये हो जाएगा ना 4 2 जार 8 इंटू 0.2 1.6, तो ये हो जाएगा 16 से ये गए 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो A2 से कम लेकिन A1 से ज़्यादा है 4.1 जो है ये A2 से 4.4 से कम लेकिन A1 से ज़्यादा है। वैसे अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए आपको कहे कोई तो निकाल दो, इसमें से निकाल देंगे। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, इट विल बी ट्वाइस ए मतलब 2 इंटू 4.132 ट्वाइस ए -12 प्लस 4.8। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन देखिए, तो 4 2 जार 8, तो ये हो जाएगा 8.264 प्लस 4.8 माइनस 12, तो वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल बी 8 और 4 12 और ये हो जाएगी बेटा 13, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 13.064 माइनस 12 मतलब अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 1 न्यूटन। आप इसमें भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n बेटा, n की वैल्यू क्या हो जाएंगी, n को उधर भेज दो, तो 24 माइनस 6.4 माइनस 4 टाइम्स a, 4 टाइम्स व्हाट इज a 4.1 ही लिख लेते सिर्फ 4.1, तो ये n की वैल्यू क्या हो जाएंगे बेटा, दिस विल बी 24 माइनस 6.4, 4 4 जार कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 4 4 जार 16.4 लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 24 माइनस 16 प्लस 6 22 पॉइंट कितना 8, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना रहा है बेटा 1.2 के आसपास आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली हम लिख देंगे इसको 1 न्यूटन। हमने कुछ एजम्पशंस भी यहाँ पे किए ना, तो 1 न्यूटन, दैट्स इट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी द एक्सेलरेशंस इन दिस केस। मान लो अगर ये उल्टा होता तो दोनों के एक्सेलरेशन अलग होते, नॉर्मल रिएक्शन आते नहीं, ये चलता ज़्यादा से एक्सेलरेशन से, ये चलता कम एक्सेलरेशन से, खत्म। अगर सेम होती है तो नॉर्मल रिएक्शन 0, दोनों चलते सेम एक्सेलरेशन से। सो दीज आर द केसेस इन वेरियस ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइन सरफेस न्यूमेरिकल्स। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझने में थोड़ी तो दिक्कत गई होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ा हार्ड टॉपिक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आउट ऑफ माइंड हो सकता है। थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखें, थोड़ा सा अगर आप कंसेप्चुअली इसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा खुद की तरफ से अगर एफर्ट्स दे, तो इट इज़ नॉट एन हार्ड टास्क टू अंडरस्टैंड। और ये नीट से ज़्यादा तो जेडब्ल्यू वालों के लिए प्रीडोमिनेंट टॉपिक रहा है ये वाला टॉपिक जो है वो, ठीक है। तो अगले इसमें हम पढ़ेंगे बेटा मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जिसके ऊपर पूछे जा सकते हैं फ्रिक्शन में, ब्लॉक ऑन ब्लॉक न्यूमेरिकल। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक न्यूमेरिकल्स। तब तक आपको क्या करना है भाई, पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए और अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।